नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्जाम के लिए घटना चक्र की बुक हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें पहले लेक्चर में संपूर्ण विज्ञान, जिसमें जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों को एमसीक्यू सेक्शन कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर में जो है हम लोग भारत का इतिहास देखेंगे। इसमें जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों के एमसीक्यू सेक्शन कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका थ्योरी सेक्शन भी वन लाइनर में भी दिया है और डिटेल भी दिया है, अगर आप चाहेंगे तो उसे भी कवर करवा दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू सेक्शन से। तीनों देखिए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। घटना चक्र की बुक है, आप लोग इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं जो आपके सीधे तौर पे प्रश्न में मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके एमसीक्यू सेक्शन से। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है, शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहां से पाए गए हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है पटने से पाए गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का जवाब। दिया गया है, भारत में शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। इनके अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पटने से प्राप्त हुए हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। पटने कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इसको जो है पटना से रिलेट न कीजिएगा, पटने जगह है जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से जो है शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का जवाब हो जाता है मृतकों का टीला। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। क्या नाम है इसका स्थानीय? मृतकों का टीला इसका स्थानीय नाम। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ के उपयोग करके बनाई गई? नर्तकी की मूर्ति किसकी बनी थी? सिंपल सा प्रश्न है, यह जो है कांसा की बनी थी, जिसे जो है कांस्य प्रतिमा कहते हैं। ठीक है ना, डांसिंग गर्ल जो कि कांसा की बनी थी। बी ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कांस्य यानी ब्रॉन्ज से बनाई गई थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो मूर्ति कला का विशिष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किया गया है? किसमें किया गया है? चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, दो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, अगले पेज पे दो देखते हैं। तो राज्याभिषेक का विवरण जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन यहाँ से सी होगा, किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का है, इंपॉर्टेंट है। सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न मिलान करने के लिए सीधे तौर पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? परिवार के मुखिया को, तो इनको जो है कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता है? कुलप। यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को कुलप नाम से जाना जाता था। वज्रपति चारागाह का प्रमुख होता था, वही ग्रामणी गांव का प्रमुख होता था। पुरोहित धार्मिक कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद, तो इसका आयोजन जो है राजगृह में हुआ था। बी ऑप्शन सही है, कहां पर? राजगृह में। इसका एक्सप्लेन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह, जो कि राजगीर के नाम से भी जानी जाती थी, कि सप्तपौड गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में
बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुकुमामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कहां पर, कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। देखिए कौन सी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन है और किसके शासनकाल में हुई थी, यह जो है आप लोग एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वां प्रश्न है, भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन को क्या कहा जाता है। इनको जो है अगम सूत्र कहते, सी ऑप्शन हो जाए क्या, अगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं को संकल्प को अगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर के उपदेश को उनके शिष्यों द्वारा कई ग्रंथों में संकलित किया गया था, जिन्हें जैन आगम या अगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो यह युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। डी ऑप्शन हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध झेलम यानी बितस्ता उस समय उसका नाम था, नदी के किनारे लड़ा गया था। इसे बितस्ता या हाइडिस्पेज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी, यानी राजा पोरस इसमें हार गया था और सिकंदर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। सिंपल सा प्रश्न है, तो घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी ऑप्शन हो जाएगा। अपने गुरु चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना में है, और जो है चंद्रगुप्त की इसी यही राजधानी भी बनी थी, पटना। अगला प्रश्न है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोग है, यानी किन दो कलाओं से मिलकर गांधार कला शैली बनी। जवाब हो जाएगा, यह जो है हिंद और यूनानी शैलियों को मिलकर जो है गांधार शैली बनी है। यहां से आपका बी ऑप्शन सही होता है। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रित शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मुख्यतः बौद्ध एवं शिल्प शैली यूनानी होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इस कला को इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन शैली भी कहा जाता है। अतः ग्रीको रोमन एवं बौद्ध आर्ट को गांधार स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है। इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में किसकी है। जवाब हो जाएगा, इसमें जो है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है। सी ऑप्शन से होगा किसकी, समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद यानी प्रयागराज स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त जो कि 335 से लेकर 375 ईस्वी की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेर ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियां पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक हैं। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। चंपू शैली क्या होता है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है, इसका जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा को उनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। किस राजा को दिखाया गया है। जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त को दिखाया गया है बीड़ा बजाते हुए उनके जो है सिक्कों पर। बी आपका सही जवाब होगा। समुद्रगुप्त
काल में उनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त द्वारा जारी की गई प्रमुख स्वर्ण मुद्राएं इस प्रकार है, यानी कौन कौन सी उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उस पे गरुड़ है, धनुर्धारी है, परशु है, अश्वमेध है, व्याघ्रहनन तथा बीड़ा वादन प्रकार है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। यह इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता था? स्वर्ण मुद्रा को दीनार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का जवाब हो जाएगा गोपाल था, पाल वंश का संस्थापक। बी आपका सही जवाब होगा। पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल था। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था। वह कौन से धर्म को मानता था? वह बौद्ध धर्म को मानता था, यह इंपॉर्टेंट। और नालंदा जो है विश्वविद्यालय में उसने एक विहार भी बनवाया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश का तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश का संस्थापना किया था। यहां से ए ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग को अन्य नाम दंतीवर्मन नाम से भी जाना जाता था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य लगभग 753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेड़ा बनाई। अगला प्रश्न है, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो यह जो है चोल राजवंश में है। सी ऑप्शन किसमें है? चोल राजवंश में है। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाएं थीं, जिसका उल्लेख चोल राजवंश में किया गया है। सभा श्रेष्ठ लोगों की एक सभा थी जो गांव के लिए निर्णय लेती, जबकि उर आम लोगों की एक सभा थी जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और बहस करती थी। आते हैं 16 नंबर के प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, किस मंदिर को ब्लैक पगौड़ा के नाम से भी जाना जाता है? ब्लैक पगौड़ा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जवाब हो जाएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पगौड़ा कहते हैं। यहां से सी ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पगौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पूरी उड़ीसा स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था। 13वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित यह मंदिर अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मालिकाग्निमित्रम लिखी थी और उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और इन्होंने जो है मालिकाग्निमित्रम की रचना की। देखते हैं इसके बारे में। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। ये विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मालिकाग्निमित्रम है, रघुवंशम, कुम्हार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम आदि। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। ये आपके स्टैटिक जी के और जो है हिंदी के प्रश्न में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन से
संबंधित हैं? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जवाब हो जाएगा महर्षि कणाद। ये थे आपके वैशेषिक दर्शन के संस्थापक। बी आपका सही जवाब होगा। कणाद का संबंध वैशेषिक दर्शन से था। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से। सबका नाम ध्यान दीजिएगा। कणाद किससे संबंध है? वैशेषिक दर्शन। पतंजलि जो है यह किससे है? योग दर्शन से है। गौतम का संबंध न्याय दर्शन से है। जो है गौतम जो है यह आपके महर्षि गौतम न्याय दर्शन से, तथा जैमिनी का संबंध जो है पूर्व मीमांसा से। ये चारों दर्शन और चारों जो है जिससे संबंधित है। इस इंपॉर्टेंट जो है चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको जो है जरूर मार्क कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? ठीक है ना, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल में? जवाब हो जाएगा दहेज प्रथा। ऋग्वैदिक काल में जो है दहेज प्रथा प्रचलित था। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है देखिए यूपीएसआई 2001 में प्रश्न पूछा भी गया है। देखते हैं इसके बारे में। ऋग्वैदिक काल में विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं, द्रव्य आदि दिया जाता था। अतः दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल की प्रतीक सामाजिक प्रथा है। ठीक है ना, यानी जो है ऋग्वैदिक काल में भी दहेज का प्रचलन चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? भारत की प्राचीन राजधानी पूछा गया। जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र थी। बी ऑप्शन सही है। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। देखते हैं इसके बारे में। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने प्रथम बृहद मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की स्थापना की। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र समस्त उत्तरी भारत का केंद्र बन गया। आगे चलकर आगे चलकर मौर्यों के शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर मौर्यों के शासनकाल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अतः पाटलिपुत्र भारत की प्राचीन राजधानी मानी जाती है। अगला प्रश्न, अशोक महान के बारे में इनमें से क्या है जो सत्य नहीं है? चारों ऑप्शनों में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके अभिलेख जो है भाषा हिंदी थी। तो आप लोग जानते हैं इनके अभिलेख जो है हिंदी भाषा में नहीं है, पाली में है। इनके अभिलेख ज्यादातर और भी भाषाएं हैं, खरोष्टी लिपि में भी लिखी गई हैं इनकी भाषाएं। तो जो है आपके हिंदी भाषा में तो नहीं। बाकी अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी था, सही है, बौद्ध धर्म का प्रचार भी इसने किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में करवाया था, ये भी सही है। और सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाए थे, ये भी आपका सही है। अशोक महान के अभिलेखों में प्राकृतिक थी भाषा, देखिएगा, प्राकृतिक भाषा थी, यूनानी भाषा थी तथा आर्मेयिक भाषा का प्रयोग था। इनमें मुख्यतः ब्राह्मी लिपि, ध्यान दीजिएगा, और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। देखिए खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। यानी लिपियों की बात होती है तो ब्राह्मी खरोष्टी, और भाषाओं की बात होती है तो प्राकृतिक है, यूनानी है यानी ग्रीक भाषाई, और आर्मेयिक भाषा भी प्रयोग में ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। किसको विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाकाटक को जो है विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन हो जाएगा क्या? वाकाटक। वाकाटक राजवंश जो कि 250 ईस्वी से 500 ईस्वी तक विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण एवं राजा विंध्य शक्ति द्वारा इसकी स्थापना के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अजंता गुफाओं का निर्माण काल क्या है? यानी किसने निर्माण किया था या किस शासन काल के समय में जो है अजंता की गुफाएं बनी थी? तो यह गुफाएं जो है गुप्त काल में बनी थी। ए ऑप्शन हो जाएगा कौन से काल में? गुप्त काल में ये गुफाएं बनी थी।
अजंता की गुफाओं का निर्माण सातवाहन, वाकाटक, गुप्त आदि शासकों के काल में हुआ था। गुप्त काल लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ होकर छठी शताब्दी ईस्वी तक रहा। अजंता गुफाओं के निर्माण का काल भी संभवत दूसरी शताब्दी से लेकर प्रारंभ होकर लगभग 7वीं शताब्दी तक चला है। अजंता गुफा को विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? चोल वंश से जवाब हो जाएगा अनंत वर्मन जो है यह चोल वंश के राजा नहीं, बाकी विजयालय थे ही, पारंतक प्रथम भी थे और आदित्य प्रथम भी चोल वंश के जो है राजा थे, लेकिन अनंत वर्मन जो है चोल वंश से संबंध नहीं रखते हैं। विजयालय, पारंतक प्रथम तथा आदित्य प्रथम इन तीनों राजाओं का संबंध चोल राजवंश से है, जबकि अनंत वर्मन चंड गंगदेव पुर्गी गंग वंश से संबंधित थे, यानी यह किससे थे? गंग वंश से संबंध रखते थे। यहाँ से आपका जो है प्राचीन इतिहास समाप्त होता है। अब इसकी आगे जो है मध्यकालीन इतिहास को हम लोग देखेंगे।